नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज हम बांग्लादेश पे बात करेंगे क्योंकि अभी इस समय भी बांग्लादेश बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बांग्लादेश के बारे में जितना डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा, ये आने वाले समय में भी जब बांग्लादेश के घटनाक्रम होंगे तो उनको समझने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपको एक इंसाइट मिल जाएगी कि बांग्लादेश में सिचुएशन है क्या और ये क्यों हो रहा है। दरअसल अब जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से जो मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश के एडवाइज़र साहब, तथाकथित एडवाइज़र, उनके संविधान में एडवाइज़र जैसा कोई पद नहीं होता है, एक समझौते के तहत उनको बना दिया गया। संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि 3 महीने के लिए एक अंतरिम तौर पे कोई व्यवस्था हो सकती है। कहता है नहीं, संविधान कहता था, और उस व्यवस्था में आप किसी आदमी को रख लें जो ऐसी सिचुएशन में और चीज़ों को नॉर्मलाइज करके, और उसका काम है चुनाव कराना। कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकता, पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता या कोई बड़े काम नहीं कर सकता, केवल काम चलाओ सरकार चलानी, ऐसी व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था भी जो है वो ख़त्म कर दी गई। इस व्यवस्था को इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ये 2011 में, क्योंकि ये व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक नहीं मानी गई। तो उन्होंने कहा कि अब जो भी चुनाव कराएगा, जो चुनी हुई सरकार है वही कराएगी, क्योंकि उनको डर था कि इस तरह की टेम्परेरी व्यवस्था के नाम पे सेना ना घुस जाए सिस्टम में और सेना जो है अपना शासन कायम कर लेती है। तो ये बड़ा समझदारी का काम किया था 2011 में। अब क्या हो रहा है कि यूनुस साहब को जो है वो 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा टिकना चाहिए था। अब ये भाई साहब जो हैं, इनको लग गया है खून। ये वहाँ के हैं चौधरी। अब इनको लग रहा है कि जैसे भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सरकार चलाऊँ। ये कह रहे हैं मैं रिफॉर्म्स ला रहा हूँ, सुधार ला रहा हूँ, फलां ला रहा हूँ। और इनको 1 साल हो जाएगा अभी अगस्त में, यानी 10 महीने के करीब ये भाई साहब वहाँ सरकार में रह चुके हैं। 3 महीने के लिए आए थे, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जब हटने का नाम नहीं ले रहे हैं तो वहाँ के नेताओं को ये अखर रहा है कि भाई ये आदमी अचानक कहीं से आके बैठ गया, और क्यों आ गया, कहाँ से आया अचानक, ये भी हम समझेंगे, और इसके पीछे किस तरह का अमेरिका का खेल होता है ये भी आगे सामने आएगा। अचानक आके बैठ गया है और ये जो है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये चाहते हैं कि वो हट जाए, लेकिन उसको जब हटाने आप जाओगे तो वो वहाँ पर एक पॉपुलर फिगर बन गया है। कैसे पॉपुलर फिगर बन गया? क्योंकि वहाँ पर जब अभी उठापटक हुई और शेख हसीना को भाग के भारत आना पड़ा, तो उस दौरान किस लिए हुई थी? क्योंकि भेदभाव के खिलाफ एक छात्रों का आंदोलन हुआ था वहाँ पे। उस छात्रों के आंदोलन से जब प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया और पूरा वहाँ अफरा तफरी मच गई, तो ये जो मोहम्मद यूनुस थे ये एक नोबेल प्राइज़ विजेता थे। जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिलते हैं, ज़्यादातर माना जाता है कि वो पश्चिमी जो दुनिया है उसकी विचारधारा के समर्थक होते हैं। और इसीलिए आप याद करिए कि जब तक हमारे यहाँ पे पूंजीवाद नहीं आया था, नरसिंह राव सरकार में नहीं आए थे, और देश में खुली अर्थव्यवस्था और ये सब पश्चिमी नाटक शुरू नहीं हुए थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं आई थी, तब तक हमारे यहाँ लोगों को नोबेल प्राइज़ बहुत कम मिला करते थे, ना के बराबर मिला करते थे। और जब व्यवस्था बदली तो अब सबको मिलने लग गया। आप देख लीजिए उठा के, पहले कितने मिले, बाद में कितने मिले। तो इस पश्चिम आधारित व्यवस्था में मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज़ मिला था। एक धारणा यह है कि इसलिए हटाया शेख हसीना को क्योंकि वो अमेरिका के एजेंडे में आड़े आने लगी थी, और अमेरिका म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा के नज़दीक कहीं पे एक अपना हवाई बेस बनाना चाहता था। और शेख हसीना ने बाकायदा बताया कि मेरे पास ये प्रस्ताव आया था, मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये संप्रभुता के लिए खतरा है। अमेरिका को लगता था कि वहाँ से मैं चीन, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश को कंट्रोल कर पाऊँगा उस जगह पे हमने अगर लगा लिया तो। ये उसकी व्यवस्था थी। तो उस पूरी सिचुएशन के बीच में इनको बुला के लाया गया। यानी अमेरिका के, माना जाता है कि अमेरिका के प्लांट किए हुए आदमी हैं, अमेरिका ने पहले उसको उठाया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण अब सिचुएशन गई है बदल। क्या काम किया? काम ये किया कि यूनुस साहब ने जो है वो अमेरिका का एजेंडा कहें या संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा कहें, उस एजेंडा के तहत कुछ बदलाव करने की कोशिश की बगैर किसी से सलाह किए। अब पॉलिटिकल पार्टियां आप देख रहे हैं कि मन महसूस के बैठी हुई, ये बंदा चुनाव नहीं कर रहा है, चुनाव नहीं करा रहा है। वो मांग कर रही हैं चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, नज़रअंदाज हो जाता है। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को लपेटें तो कैसे लपेटें? तो इस आदमी ने क्या किया कि एक संयुक्त राष्ट्र ने इनको एक सलाह दी कि भाई आप जो रोहिंग्या का क्राइसिस है
उसको निपटाने के लिए कुछ अच्छे काम करिए। अब रोहिंग्या का क्राइसिस क्या है, पहले इसको समझें। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तस्वीर में एक भूरे रंग का हिस्सा है, क्रीम कलर का, जो म्यांमार है, और थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर का जो हिस्सा है वो हिस्सा है बांग्लादेश। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको जिस तरह से नक्शे में दिखा रहा हूँ, उसमें एक सिचुएशन और भी आ रही है कि ये जो हिस्सा है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में, ये एक आपको ऑरेंज पट्टी दिख रही होगी। ये पट्टी जो है ये बताती है कि ये जो ऑरेंज पट्टी दिख रही है आपको, ये है तो म्यांमार का हिस्सा, लेकिन इस ऑरेंज पट्टी में दरअसल म्यांमार में क्या है कि वहाँ बौद्ध जो हैं वो बहुमत में हैं, और ये बौद्ध पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का उपदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बौद्धों की भूमिका है वो बड़ी हिंसक टाइप की है। वहाँ का जो जुंटा आर्मी है और जो वहाँ के पूरे सरकार है, वो मुसलमान रोहिंग्याओं को म्यांमार में रहने देना नहीं चाहती। वो कहते हैं बौद्धों का देश है, मुसलमान यहाँ से जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि वहाँ पर एक आम धारणा है कि ये जो मुसलमान हैं जितने भी, ये बांग्लादेश से आए हैं। तो उन्होंने इनको मार मार के, धकेल धकाल के, परसिक्यूशन कर करके इनको इस पट्टी के अंदर धकेल दिया है, जो मैंने अभी आपको घेरा करके बताई। और ये पट्टी कहलाती है रखाइन स्टेट। कौन सी स्टेट कहलाती है? ये कहलाती है रखाइन स्टेट। तो इस पट्टी के अंदर आप देखेंगे कि सारे के सारे रोहिंग्याओं को समेट दिया गया है। अब ये इतने सारे रोहिंग्या एक किनारे पे आ गए हैं कि ये अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि बगल में बंगाल की खाड़ी है, यानी समंदर है। तो अब ये यहाँ से रोहिंग्या जो है, उनको जब ये पूरी तरह से समेट दिया गया, उनको ये बोला गया कि भैया आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, तो ये यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह जाते हैं। और दूसरी जगह कहाँ जाते हैं, इसको आप समझिए कि यहाँ से निकल के वो जब जाते हैं तो उसमें से करीब 10 लाख के आसपास बांग्लादेश में चले जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 3.5 लाख चले जाते हैं, यूएई में 10,000 चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया में कोई 2 लाख के करीब रोहिंग्या हैं, और भारत में 40,000 हैं, मलेशिया में 1.5 लाख हैं, थाईलैंड में 5,000 हैं, इंडोनेशिया में 1,000 हैं। अब ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनकी जीवन जो है वो खतरे में है। इनके ऊपर जो जुंटा आर्मी है वो लगातार हमले कर रही है, सैनिक हमले कर रही है, यहाँ तक कि इनके इलाकों के ऊपर हवाई जहाज से बम गिराए जाते हैं। जितना अधिकतम अत्याचार हो सकता है, इनकी महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है, इनको पीटा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, और इनको कहा जा रहा है कि तुम यहाँ से जाओ। कहाँ जाओ? बांग्लादेश जाओ। अब क्या होता है कि ये कुछ जहाँ से, ये जो आप एक लाल हिस्सा देख रहे होंगे, इस हिस्से में जाके क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये जो एक हिस्सा है थोड़ा सा डार्क कलर का, आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने घेर दिया है, दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये जो हिस्सा है लाल वाला, ये है बांग्लादेश का बंदरबान जिला। इस ज़िले के अंदर कॉक्स बाज़ार इलाका है, कॉक्स बाज़ार डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर ये रोहिंग्या बांग्लादेश के अंदर घुस गए हैं अपने आप को बचाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या हैं। अब इन रोहिंग्या की समस्या ये है कि ये बेचारे जिस देश में रहते थे वो देश कह रहा है कि हमारे लिए मार के भगा दिया। अब वो जान बचाने के लिए जहाँ जहाँ दुनिया में जा सकते हैं वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि कभी भी हवाई हमला होने लगता है उनके ऊपर, कभी भी उनका कत्लेआम होने लगता है, और हज़ारों की संख्या में लोग मार दिए गए हैं। दुर्भाग्य से ये कभी खबर नहीं बनती जिस तरह गाज़ा बनता है। तो ये जो इलाका मैंने आपको बताया है, जो गहरे रंग का इलाका है जिसको गोर घेरे से घेरा गया है, ये इलाका बांग्लादेश का वो इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या इकट्ठे हैं। बांग्लादेश वहाँ पे उनको रोक रहा है, अंदर नहीं आने दे रहा है। तो वहाँ पर वो इकट्ठे हो गए हैं कॉक्स बाज़ार इलाके में। अब ये जो कॉक्स बाज़ार इलाका है, यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे जो रोहिंग्या हैं उनको कैसे सहायता पहुँचाई जाए। दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र और बहुत दूसरे लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि इन इलाकों में, चाहे वो रखाइन स्टेट हो, चाहे वो आपका कॉक्स बाज़ार इलाका हो, यहाँ पर इनको कुछ राहत भेजी जानी चाहिए। अब क्या होता है कि राहत भेजने के लिए जब बांग्लादेश को कहा जाता है कि आप राहत भेजने की कुछ व्यवस्था करें, तो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो एडवाइज़र महोदय, वो अपने आप को देश का सब कुछ समझते हैं।
तो उन्होंने क्या किया कि आर्मी को ना किसी से कोई सलाह नहीं की और सीधे कह दिया ठीक है हम यहाँ से राहत भेजेंगे। राहत भेजने के नाम पे कॉरिडोर बनाने की बात हुई और कॉरिडोर जो बनेगा उस कॉरिडोर को कहा गया कि वो कॉरिडोर बनेगा आपका यहाँ से, यानी जो बीच में कॉक्स बाज़ार इलाका है जहाँ पे बड़ी संख्या में आपके रोहिंग्या हैं और वो बांग्लादेश के अंदर घुस चुके हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। कह रहे हैं कि यहाँ इसके बीच में से होते हुए एक रास्ता निकालो जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में जाए और रोहिंग्या को राहत दे। अब इसके लिए यूनुस साहब ने हाँ कर दिया। अब आर्मी की एंट्री होती है। आर्मी की एंट्री क्यों होती है इसको अगर आप समझेंगे तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वकारुज्जमान जो हैं आर्मी चीफ वो और वहाँ पर जो खालिदा जिया की पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी और ये दोनों मिलके अब यूनुस को घेर रहे हैं। इनको लगता है कि बॉस यहाँ से अगर घुसेंगे बांग्लादेश में तो अगर यहाँ से हम राहत देंगे और ये कॉरिडोर बनाएंगे राहत देने के लिए तो यहाँ से बहुत सारे रोहिंग्या बांग्लादेश में घुस जाएंगे और बांग्लादेश के रोहिंग्या के घुसने का भी डर नहीं है, उससे ज़्यादा इनको डर है एक ऐसी आर्मी का, एक ऐसी सेना का जो वहाँ पर बन चुकी है और उस सेना का नाम है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी इसी इलाके में सक्रिय है जो आप देख रहे हैं पीला वाला इलाका, यानी जो म्यांमार में जहाँ पे घसीट के डाल दिया गया रोहिंग्यास को। और अराकान आर्मी रोहिंग्याओं की रक्षा करती है और म्यांमार की सेना से टक्कर लेती है और ये माना जाता है कि अराकान आर्मी को भारत का समर्थन प्राप्त है, भारत से उसको मदद मिलती है जिसके दम पे वो म्यांमार में रोहिंग्याओं की रक्षा कर रही है। अब दिक्कत ये आ रही है जो यूनुस के ऊपर आरोप लगा कि आपने ये कॉरिडोर बनाने के लिए कॉक्स बाज़ार एरिया से जो इजाज़त दी है इसके ज़रिए अराकान आर्मी के लड़ाके बांग्लादेश में घुस आएंगे और भारत एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है बांग्लादेश के लिए। अब संकट क्या पैदा कर सकता है इसको अगर आप समझें तो आप एक ये छोटा सा इलाका देखें जो सर्किल कर दे रहा हूँ और इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो ये बीच में एक छोटी सी जगह है जहाँ छोटी सी एक डोर जुड़ती है और बांग्लादेश से ये पूरा का पूरा इलाका अगर इस जगह से सेपरेट कर दिया जाए तो अलग हो जाएगा। ये ठीक वही स्थिति है जो भारत के चिकन नेक के बारे में लोग कहते हैं और ये अभी यूनुस के लोग कहने शुरू कर दिए हैं। तो भारत अगर यहाँ पर भारत की तरफ से ये जो आर्मी है ये घुस गई और इसने रखाइन स्टेट से आगे बढ़ के अराकान आर्मी ने इस इलाके को बांग्लादेश से अलग किया तो बांग्लादेश के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये किसने कहा? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा। तो उसने कहा भाई साहब एक बात बताइए कि आपने ये इजाज़त दे कैसे दी संयुक्त राष्ट्र को और आपने किसी से सलाह क्यों नहीं की? अब आप एक काम करो, आपके 3 एडवाइज़र हैं उनको निकालो, उसमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी है, इनको निकालो। अब ये यूनुस के दाएं बाएं लोग हैं, इनको निकालो। अच्छा, इसके बीच में एक चीज़ और शुरू हो गई। चीज़ ये शुरू हो गई कि एक नाहिद इस्लाम, आपने नाम बहुत सुना होगा, ये बांग्लादेश के जो छात्रों ने आंदोलन किया था उसका नेता है और इसने अब एक अलग से पार्टी बना ली है अपनी। तो ये आदमी जो है ये भी उनके साथ बोलने लगा कि भाई अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे, हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, तो क्या करें? तो ये करते हैं हम कि चुनाव की मांग करते हैं। तो 3 लोग एक साथ चुनाव की मांग करने लग गए। कौन? आर्मी करने लग गई और खालिदा जिया की पार्टी करने लग गई और नाहिद इस्लाम करने लग गया। अब ये तीनों लोग चुनाव की मांग कर रहे हैं और चुनाव की मांग करने के साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस पर सीधे अटैक किया तो जनता की सिंपैथी उसके साथ में, तो उसके ऊपर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि तुमने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला क्योंकि आपने जो काम किया उसके कारण अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुस सकती थी और आपने जो एक्सपर्ट है रक्षा के उनकी सलाह क्यों नहीं ली। इस मामले को लीड कर रहा है वहाँ का आर्मी चीफ। आर्मी चीफ का नाम है वकारुज्जमान। ये कौन है? ये जीजाजी हैं। किसके जीजाजी हैं? जो यहाँ पर आ गई है शेख हसीना। अब आप सोचिए, शेख हसीना का बहनोई वहाँ का आर्मी चीफ था। नया निजाम आया लेकिन वो कायम रहा क्योंकि उसने यूसुफ को समर्थन दे दिया, उस यूनुस को समर्थन दे दिया, टिका रहा। लेकिन जैसे ही मौका आया उसने रिवर्ट बैक किया। उसका कहना है कि अगर सहायता ही पहुंचानी थी तो समंदर से पहुंचा देते,
किसी और तरीके से पहुंचा देते, आपने ये सहायता हमारे यहाँ से कॉरिडोर बना के क्यों पहुंचाई? अब इस सब में घिर गए कौन? यूनुस। अब यूनुस घिर गए तो क्या करें? एक्सपोज हो गए हैं। अब वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, क्योंकि उनको तो अमेरिकी एजेंडे पे चलना था और संयुक्त राष्ट्र के जो प्रपोजल था उसको लागू करना ही करना था, क्योंकि यूनुस को माना जाता है अमेरिका के अपॉइंटी हैं। और जब से वो आए हैं उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बदलने की कोशिश की। बांग्लादेश भारत के नज़दीक था, उसको दूर ले जाने की कोशिश की, चीन की जेब में जाके बैठ गए और अमेरिका का एजेंडा वहाँ पर लागू करने लग गए। तो अब ये जो सिचुएशन है, इसमें जब घिर गए वो और एक्सपोज हो गए कि उन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया, तो यूनुस ने कुछ इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया। उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लोग मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो नाहिद इस्लाम ने क्या किया कि ये चीज़ बाहर आके लोगों को कह दी कि भैया वो तो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लोग मुझे सहयोग नहीं कर रहे हैं। यूनुस ने खुद नहीं कहा, नाहिद इस्लाम ने कह दिया। यानी उनके लिए एक प्रेशर और बढ़ गया कि अब अगर तुमको जरा भी कुछ कहेंगे तो इस्तीफ़ा दो, तुमने तो धमकी दी है। अब दिक्कत यह है कि वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, होने जा रहा है, 10 महीने हो गए हैं, उनको 14 महीने और सही है। वो कह रहे हैं अगले साल दिसंबर में चुनाव कराऊंगा मैं। अब सोचिए कि ये आदमी 3-4 साल तक बांग्लादेश की सरकार में कायम रहना चाहता है। अब दिक्कत ये हो रही है, खालिदा जिया की पार्टी कह रही है भाई देखो अब शेख हसीना भाग गई है, मैं देश से भागी भागी घूम रही थी, वापस आ गई हूँ, अब मेरे पास मौका है कि वहाँ मैं चुनाव लड़ूँ और सरकार बनाऊँ। इधर नाहिद इस्लाम कह रहा है मैंने अपनी पार्टी बना ली है, एनसीपी, अब इस पार्टी को जो है मैं भी सत्ता में लाऊंगा और ये टिका रहेगा तो सब बेकार हो जाएगा। और आर्मी अलग कह रही है कि बेटा मेरी साली साहब तूने नौकरी खाई थी, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो इस पूरे सिस्टम में कौन फंस गया? इस सिस्टम में फंस गए हमारे यूनुस भाई। अब यूनुस भाई की समस्या ये है कि वो कभी चीन के, कभी पाकिस्तान के साथ पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में एकता करेंगे, कभी ये ड्रामे वामे वो कर रहे हैं। लेकिन इन सारे इमोशनल ड्रामों के बावजूद अब इस बात के चांसेस ज़बरदस्त बन गए हैं कि उनको या तो चुनाव कराना पड़ेगा या इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और ये चीज़ इसलिए भी गंभीर है कि अगर उन्होंने जो साल भर तक खींचने का प्लान बनाया है, अगर खींच दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी पकड़ के उनको सब अंदर कर दें। वहाँ पे पहले भी आर्मी शासन में रह चुकी है, कब्जा कर चुकी है। आप जानते होंगे जनरल इरशाद और बहुत सारे लोगों का वहाँ पे शासन रहा है बांग्लादेश में। तो ये जो यूनुस साहब सब कुछ बदलने आए थे, आज़ादी के इतिहास बकवास है, जो हमने कोर्स की किताबों में पढ़ा वो बकवास है, तुम्हारे बापू ने जो तुमको पढ़ाया बकवास है, ये सब कुछ षड्यंत्र है, ये फर्जी इतिहास है। असली इतिहास वो है जो मैं तुमको बताता हूँ। हर तानाशाही व्यवस्था सबसे पहला काम ये करती है, ज्ञान की हत्या करती है। ज्ञान की हत्या करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, बाकी सब षड्यंत्र है। जो आप पढ़ रहे हो वो सब षड्यंत्र है। आपने शुरू से इतिहास में जो पढ़ा वो षड्यंत्र है। जो बांग्लादेश का कैसे मुक्ति हुई, कैसे, उस सब षड्यंत्र है। मैं जो कह रहा हूँ वो षड्यंत्र है, वो केवल जो है सच है। बाकी मैं जो कह रहा हूँ षड्यंत्र नहीं है, लेकिन जो कह रहा हूँ वो सच है। ये है सीधी सी बात। अब इस पूरी सिचुएशन के बीच में, इस हालत के बीच में यूनुस साहब फंस गए हैं संकट में। और जब वो संकट में फंसते हैं तो बहुत सारे आसपास के पड़ोसी एक्शन में आ जाते हैं। भारत में भी शेख हसीना सपना से देख रही होंगी कि उनको मौका मिले तो किसी तरह से वापसी का अपना टिकट कटाने का इंतज़ाम करें। हमारी सरकार भी चाहती होगी कि ये आदमी जो भारत विरोधी आ गया है वहाँ पे ये हट जाए, क्योंकि वहाँ पे ये हमारी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे बुरी नज़र डाल रहे हैं। तो म्यांमार जो है वो अलग से इनको लेके थोड़ा सा तकलीफ़ में है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये बार बार रोहिंग्या को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम रोहिंग्या को यहाँ से भगाना चाहते हैं, ये उनको राहत पहुँचा रहे हैं। तो वो पूरी सिचुएशन जो है उसमें अब यूनुस साहब जो हैं वो फंसे हुए हैं और तीनों तरफ से उनके पास हमला हो रहा है। एक तरफ से आर्मी है, एक तरफ से वो नाहिद है जिसने इनको गद्दी पर बिठाया। वरना ये कहाँ थे, कौन थे? अचानक जैसे मनमोहन सिंह आगे वित्त मंत्री बन गए थे, ऐसे ये बन गए। किसी ज़माने में लोगों के बीच में एक बड़ा मॉडल अच्छा सा लेके आए थे वहाँ पे, ये सेविंग वेविंग का, उसकी वजह से इनको अवार्ड भी मिला था। लेकिन उनका इससे शासन से कोई मतलब ही नहीं था।
तो अचानक इनको अमेरिका ने वहाँ से बिठाया और जब ये बैठ गए और सत्ता में आ गए तो अब ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और इनको हटाने के लिए ये सारे के सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उस बीच में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया कि कौन सा काम करके ये फंस गए हैं। अब ये मामला पूरा जब आप समझ गए हैं तो आने वाले समय में आप जो भी खबरें पढ़ेंगे वहाँ से जुड़ी हुई, तो आपको ये आसानी होगी जानना कि ये क्यों हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।